हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। आज का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, जो हिंदी विषय के लिए है, जिसका एग्ज़ाम आप लोग का 22 तारीख को होगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और नोटबुक पे पेन निकाल के आप नोट करिए, क्योंकि पिछला वीडियो हम बना रहे थे तो मेरा फ़ोटो अच्छा से नहीं आया, तो आप इस बार फ़ोटो पे बिलीव नहीं करना है। आप सिर्फ आवाज़ को मेरा सुनिए और उसको आप एक बार दो बार सुनिए, और अगर जहाँ पे आपको लगे कि इसको लिख लेना है तो आप उसको लिख करके रख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे अभी, सारे एग्ज़ाम में आपके आने लायक क्वेश्चन है। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना क्वेश्चन आपको हम लिखवाएं वो लगभग आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोटबुक में अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार सुन के रोक के वीडियो को आप नोट कर लीजिए। जैसे कि हम ऑफलाइन में आज क्लास में चर्चा किए थे शायद हिंदी में, कि उच्चारण स्थान से आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे, तो आप का वर्ग का उच्चारण स्थान, चा का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान, ऐसे करके जो भी उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आएंगे आप उच्चारण स्थान से क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद एक कहानी है आपका ठेस का। तो ठेस का शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो ठेस कहानी के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। फिर एक है कि कवि बिहारी अपने दोहे में किसे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के कहते हैं? तो कवि बिहारी जो अपने दोहे में अपने सांसारिक सभी बाधाओं को दूर करने के लिए राधा से कहते हैं। फिर एक कहानी आपकी हामिद की, कि हामिद ने दुकानदार से कितने पैसे में चिमटे खरीदे थे? तो 3 पैसे में खरीदे थे। उसके बाद था कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया है? ये कहानी हम पढ़ाए थे, उसमें मनु दीदी ने उनको पान का बीड़ा दिया था। फिर कवि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो कवि बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं। किसने कहा है कि संध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? महात्मा गांधी ने। बाल गोविंद भगत अपने गले में क्या बांधे रहते थे? तो तुलसी की जड़ी की माला। बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की जड़ी माला बांधे रहते थे। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ऐसे बोलेंगे च, छ, ज। ये जितना भी बोले सब तालु का उपयोग हो रहा है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? कभी भी उपेक्षा का विशेषण अगर आप बनाएंगे तो उपेक्षित होगा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि छ, त्र, ज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो चाहे छ हो, चाहे त्र हो, चाहे ज्ञ हो, ये दोनों में दो दो अक्षर देखिए मिला हुआ है। जैसे ज्ञ तो आधा ग और या ज्ञ, तो ये संयुक्त व्यंजन में आएंगे। छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन में आएंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान या उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो किसी भी विशेष वस्तु या भाव का नाम का बोध होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव में करने पड़ेंगे, लेकिन हमको जो लग रहा था जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए। बाकी अगर हमको और कुछ पता चलेगा तो हम आपको क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको 2 नंबर का आपको 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें आपको 5 ही बनाना है। तो जितना भी हम आपको क्लास में बताए थे लगभग वही सब कर लेना है। जैसे बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है, पढ़ा चुके हैं। हुंडरू का झरना कैसे बना, ये भी हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद है ठेस शीर्षक कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखना है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता, ये सारा चीज़ आप कर लीजिएगा। और निबंध में अभी हम आपको एक निबंध बता दे रहे हैं और इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा। हम इसको समझा देने का कोशिश कर दे रहे हैं।
कि जैसे आज के समय में विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, तो विज्ञान से लाभ या हानि, यानी कि विज्ञान हमारे लिए अच्छा है तो खराब भी है। कैसे? तो एक उदाहरण के सहित हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप अच्छा से समझ करके अपने हिसाब से एग्जाम में लिखिएगा। 2 से 2.5 पन्ने में कम से कम जरूर लिखिएगा इसको। जैसे विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। हम बताते हैं कि विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में जब आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो एक तरह का वो विज्ञानी कहलाता है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वे सब विज्ञान की ही देन है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। हम लोग देख रहे हैं आजकल मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल पर 3G, 4G, आज 5G भी आ गया है। और इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर ने तो वाकई मनुष्य की ज़िंदगी को बदल कर ही रख दिया है। जितनी जल्दी वह सोच सकता है, लगभग उतनी ही देर में जिस व्यक्ति को चाहे मैसेज भेज सकता है, उससे बातें कर सकता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यातायात के साधनों में आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। आज महीनों की यात्रा दिनों में तथा दिनों की यात्रा चंद घंटों में हम लोग कर लेते हैं। हवाई जहाज से अगर जाना है दिल्ली तो हम लोग 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतनी दूरगामी कि ट्रेन हवाई जहाज यातायात के रूप में काम में लाया जा रहे हैं। दिन व दिन इसकी गति और उपलब्धता में और सुधार हो रहा है। आज देखिए, पहले ट्रेन बहुत लेट चलती थी, लेकिन आज हम लोग को सब चीज़ पहले ही पता चल जाता है कि ट्रेन कितनी लेट है, कितनी जल्दी आ रही है, और हम लोग घर बैठे सब चेक कर लेते हैं और टाइम पे हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग का टाइम का भी बचत हो जा रहा है। ये सब विज्ञान का ही देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे लिए बहुत ही सुविधाएं जुटाई है। आज कई असाध्य बीमारियों का इलाज मामूली गोलियों से हो जाता है। कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों के लिए डॉक्टर और चिकित्सक विशेषज्ञ लगातार प्रयासरत हैं। नई नई कोशिकाओं का निर्माण में भी सफलता प्राप्त कर ली है। सिक्के के 2 पहलू भी होते हैं कि कोई भी चीज़ आविष्कार अगर हम लोग करते हैं तो उसका कुछ लाभ होता है तो उसका हानि भी होता है। तो आपको दोनों पक्ष को पॉइंट वाइज से ब्लैक पेन से उसका पॉइंट बना करके लिखिएगा कि अगर एक और परमाणु ऊर्जा जहाँ बिजली उत्पन्न करने के लिए लाई जा सकती है, अगर वही हम किसी पे चला देते हैं या किसी देश में गिरा देते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है और वो काफ़ी विनाशकारी होता है। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों का जान भी चला जाता है। उससे हम बिजली उत्पादन कर सकते थे और भी बहुत सारे एनर्जी में उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो गलत काम में उपयोग हो जाता है। जैसे हमारे हाथ में ब्लेड है, अगर हम उससे नाखून काटते तो अच्छा है, लेकिन गला काट दे तो खराब है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए अच्छा है तो खराब भी है। जैसे परमाणु बम विनाशकारी, हाल ही में जापान में आए भूकंप के बाद वहाँ के परमाणु रिएक्टर को क्षति बहुत बड़ी त्रासदी रही। अतः मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार मानवता की भलाई के लिए इनका लाभ उठाना चाहिए और सही उपयोग करना चाहिए। जो भी चीज़ विज्ञान आया है, जिसका जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी आंख खराब हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो जो भी विज्ञान है उसको आप अपने लाभ के लिए उपयोग करिए, हानि के लिए उसका उपयोग नहीं करिए। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जितने भी 10 के बच्चे हैं इसको ध्यान से सुनिए, और भी मुझे जो लगेगा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हम उसको लिख करके आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जितना भी वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत पहुंचेगा। आप लोग को सर्च करने में दिक्कत होता है। अभी इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद। और वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू।